हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू बोर्ड एग्ज़ाम 2022। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, 12th के हैं, आइदर CBSE वाले हों या बिहार बोर्ड वाले हों, ठीक है। और ये एक पैटर्न है बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन वगैरह आता है, ठीक है। पहले हम लोग बिहार बोर्ड फॉर देखेंगे, फिर CBSE के बारे में कुछ बताएंगे हम आपको। तो एक पैटर्न है कि जो मार्क्स वगैरह होते हैं बिहार बोर्ड में, ठीक है, वो प्रैक्टिकल का मार्क्स होता है 30 नंबर का, ठीक है। थ्योरी का जो मार्क्स होता है वो 70 मार्क्स का होता है। और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स वगैरह आई थिंक चालू हो गए हैं, ठीक है, आप लोग दे भी रहे होंगे। लेकिन ये जो मेन फोकस होता है हम लोग का थ्योरी पे कि उसमें किस तरह के सवाल आते हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है ना कि थ्योरी में लगभग 3 घंटे 15 मिनट होते हैं, ठीक है, और जिसमें आपको सारे सवालों के जवाब देने होते हैं, ठीक है। तो बिहार बोर्ड में क्या है ना कि जो 70 मार्क्स का जो सवाल है, ठीक है, उसमें 3 पैटर्न्स हैं। जैसे एक ऑब्जेक्टिव आता है, शॉर्ट टाइप आता है, लॉन्ग टाइप आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का जो वेटेज होता है वो 1 नंबर का होता है, ठीक है। शॉर्ट टाइप का जो वेटेज होता है वो 2 नंबर का होता है, और जो लॉन्ग टाइप का जो वेटेज होता है वो 5 नंबर का होता है। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस 35 ही होंगे उनमें 35 पे जवाब देना, ऐसा नहीं है। बिहार बोर्ड में क्या है कि ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, ऑब्जेक्टिव में 70 है, जिसमें आपको मात्र 35 सवालों के जवाब देने हैं। वैसे ही सिमिलरली शॉर्ट टाइप में भी क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, 20 है, जिसमें से आपको मात्र 10 क्वेश्चंस का ही जो सॉल्व करना है, ठीक है। और जो लॉन्ग टाइप है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 6 होते हैं, जिसमें से मात्र आपको 3 ही अटेम्प्ट लेना है। यानी मोर अबाउट जब काउंट कीजिएगा तो 35 ऑब्जेक्टिव आपको सही करना है, जिसमें 35 मार्क्स आपको मिलेगा। 10 शॉर्ट टाइप जो सही करना है, जिसमें आपको 20 मार्क्स मिलेगा। और मात्र 3 ही लॉन्ग टाइप को सॉल्व करना है, जिसमें आपको टोटल 15 मार्क्स मिलेंगे। यानी टोटल आपको 70 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं, ठीक है। तो इस बार भी बिहार बोर्ड ने एक करिकुलम जारी किया था, उसमें बिहार बोर्ड ने बताया था कि जो सवाल होंगे, ठीक है, वो NCERT बेस्ड ही होंगे और उसी पे फोकस करना है। जितने भी जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, अगर आप NCERT पढ़े होंगे, ठीक है, क्लास 12th में 16 चैप्टर्स हैं, उनका अंदर का जो कंटेंट है अगर आप पढ़े होंगे, ठीक है, तो आपसे आसानी से ये सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव हो, शॉर्ट टाइप हो या लॉन्ग टाइप हो, जो भी हो। बिहार बोर्ड ने जो करिकुलम जारी किया था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बिहार बोर्ड, ठीक है, उसने बताया है कि जो भी NCERT पढ़ेंगे या NCERT से रिलेटेड ही सवाल आते हैं, एक्सरसाइज हो, उसके अंदर के कंटेंट हो, समरी हो, उसी से सवाल आता है, ठीक है। तो हम लोग अभी हम आपको वही बताएंगे कि कौन कौन से सवाल हैं जो आप अगर उस पर कमांड है तो आसानी से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो अल्टरनेट करके आता है ईच एंड एवरी ईयर। पिछले साल भी कुछ सवाल आया था, उसी से रिलेटेड इस साल भी सवाल आएगा, क्योंकि बोर्ड साफ साफ पता है कि भाई आप NCERT पढ़िए और हम आपको नंबर देंगे। ये आप नीट का भी अगर प्रिपरेशन करिएगा तो उसमें NCERT का बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, वही उसी का इंपॉर्टेंस है। आप NCERT पढ़िएगा, बायोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको अच्छा मार्क्स आएगा। खैर,
तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सवाल पे हम लोग को फोकस करना है। वैसे जो हमारे स्टूडेंट हैं जो मेरे से पढ़ते हैं ऑफलाइन में, ठीक है, तो मैं हमेशा उनको एक्सरसाइज वगैरह कराता हूँ, तो मैं उनको बताता भी रहता हूँ कि इन सवाल को आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। बाकी और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको भी हेल्प मिलेगा इससे रिलेटेड, ठीक है। मैं बस ये कोशिश है कि हाँ आपको अच्छा मार्क्स आए, ऐसा नहीं है कि जितना हम जो क्वेश्चन बनाया कि ना इसमें इसी से आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो इन टॉपिक को अगर आप अच्छे से कमांड है तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहला है कि आपको एड्स या कैंसर के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो वायरल डिजीज है या जो कैंसर है सिलेबस में है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अगर हम इन्वायरमेंट से बात करें, ठीक है, तो कुछ पॉल्यूशन टॉपिक है, ठीक है। तो पॉल्यूशन में आपको ये एयर पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, इसका क्या कंट्रोल है, ठीक है, इन सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। एक और है एक चैप्टर है, चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस जो है, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। तो उसमें क्या है कि इसमें पढ़ना है हम लोग को डीएनए वगैरह के बारे में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड सवाल आता है, बहुत आसान सवाल आता है, थोड़ा सा और इस पे कमांड रखिएगा तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक डीएनए से रिलेटेड है कि डीएनए, अब इसमें देखना होता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, ठीक है। इस पे जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा, डबल हेलिकल है, कितने कौन कौन से बेसिस होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब जो भी है आप पढ़े होंगे। रेप्लिकेशन जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, ठीक है, चाहे डीएनए का मॉडल हो या डीएनए का रेप्लिकेशन वाला जो मॉडल हो, ये दोनों को दोनों व्हाट्सएप में क्लिक ने दिया था। तो स्ट्रक्चर कहिए, मॉडल कहिए, ठीक है। इससे सवाल आता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से भी सवाल और आता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। पिछले कुछ एग्जाम्स वगैरह में, ठीक है, प्रीवियस ईयर के कुछ एग्जाम्स वगैरह हैं, उसमें ट्रांसक्रिप्शन के बारे में भी कुछ दिया है, ठीक है। तो आप उसके बारे में भी आइडिया ले सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि कैसे आरएनए का फॉर्मेशन होता है। अब है आते हैं हम लोग थोड़ा जेनेटिक्स पे, ठीक है। तो जेनेटिक्स में सवाल कैसे आते हैं, तो जेनेटिक्स में सवाल आता है ये कि जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, क्या है, डिजाइन करना है, जो रेशियो आता है फिनोटाइप जीनोटाइप 3:1 या 1:2:1, इससे रिलेटेड, या टेस्ट क्रॉस से रिलेटेड सवाल आता है कि टेस्ट क्रॉस को डिजाइन कीजिए, ठीक है। या एक और सवाल है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स कैसे होता है ह्यूमन में, सेक्स इन ह्यूमन यहाँ लिख देते हैं जैसे। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं, जैसे, या जो जीन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, जैसे जेनिक डिसऑर्डर जिसे कहा जाता है, वो उसमें जैसे एनसीईआरटी में दिया है कि डाउन सिंड्रोम या क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम, या उसी से रिलेटेड एक और है जो मेंडेलियन डिसऑर्डर में आता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर को जेनिक डिसऑर्डर भी कहते हैं, जीन जो केवल जीन में कुछ एबरेशन से होता है, ठीक है। क्रोमोसोम में अगर कोई गड़बड़ी से होता है, क्रोमोसोम के एबरेशन में अगर कुछ होता है तो उससे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो मेंडेलियन है उसमें आता है जैसे हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस है,
ठीक है, ये सब आता है सवाल, ठीक है, इस पे थोड़ा फोकस रहता है तो बोर्ड्स के एग्जाम वगैरह में आसानी होती है, ठीक है। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे डाउन सिंड्रोम या सेल्फ मॉडलिंग, डाउन सिंड्रोम है या टर्नर सिंड्रोम है या क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम है, ठीक है, इस सबसे सवाल आता है। या इसमें इसी से रिलेटेड एक और है हीमोफीलिया वगैरह, ठीक है, हीमोफीलिया से भी सवाल आता है, हीमोफीलिया, और सिकल सेल एनीमिया, इधर फोकस मत कीजिए, हम इसको साइलेंट में डाल देते हैं, सॉरी। ये सब सवाल वगैरह आते हैं, ठीक है, इस पे फोकस करना है। ये सब तो आप समझ गए होंगे जो पैटर्न्स वगैरह है, कैसे एग्जाम में सवाल वगैरह आते हैं, ठीक है। अब कुछ और भी है, जैसे मतलब कि जेनेटिक्स में मोनोहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स इन ह्यूमन, डाउन सिंड्रोम, टर्नर, क्लीनेफेल्टर, हीमोफीलिया, ये सब को एक ही जगह हम लिख दिए हैं, क्योंकि ये सब म्यूटेशन के वजह से ये सब बीमारियां होती हैं, और म्यूटेशन से अगर जीन में कोई चेंज आ जाती है, ठीक है, जो जेनिक डिसऑर्डर होता है, जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया वगैरह होता है। कलर ब्लाइंडनेस भी है, जो कि मार्क जुकरबर्ग को है, आपने सुना होगा, कलर ब्लाइंडनेस जो मार्क जुकरबर्ग को है, फेसबुक का जो इन्वेंटर है, ठीक है। तो ये सब जीन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, ये सब क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर है, इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, और भी कुछ सवाल वगैरह आते हैं, जैसे जनरली, जैसे अगर आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में चलेंगे तो एड्स, कैंसर तो मैंने आपको बताया है, लेकिन एक टॉपिक है, जैसे पिछला साल शायद इनेट इम्यूनिटी आया था, तो आप इनेट, ठीक है, और एक्वायर्ड, इनेट या एक्वायर्ड देख सकते हैं इम्यूनिटी, ठीक है। एक और सवाल आता है जनरली कि अमीबियासिस क्या है, या एलिफेंटियासिस क्या है, मलेरिया क्या है, ये सब एनसीईआरटी में है, ठीक है। और आप एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो उसमें सब लिखा हुआ है, उसमें दिया हुआ है, ठीक है, कि पिछला साल अमीबियासिस आया था, कि अमीबियासिस किसके वजह से होता है, तो थोड़ा उसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। एमीबियासिस हो गया, या मलेरिया हो गया, या एलिफेंटियासिस हो गया। मैंने आपसे पहले ही बोला कि ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसके आने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस इसी में से आ जाएगा, बस इसी पे क्या मतलब कि मैंने जो भी एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है, तो उनके दिमाग में ये भी रहता होगा कि हाँ ये सब सवाल हैं, और आप पीछे से देखिएगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जिससे सवाल आए भी होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, आए भी होंगे। और उसके बाद से इसी चैप्टर में है कि अक्सर जैसे पिछला साल एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग कि कैसे अल्कोहल से, जैसे अल्कोहल अब्यूज, कि कैसे अल्कोहल से कंट्रोल किया जाए, अल्कोहल कंजम्पशन का। ये हमारे बिहार गवर्नमेंट का भी ये तो मोटो है कि कैसे शराब मुक्त बिहार बनाया जाए, ठीक है। अल्कोहल अब्यूज है, हो सकता है सिगरेट स्मोकिंग में कुछ पूछे, तो कैसे इसको बताना है कि क्या क्या इसका इल इफेक्ट है, क्या क्या इसका नेगेटिव इफेक्ट है, एम्फीसेमा है, ठीक है। अब एक और है, जैसे रिप्रोडक्शन टॉपिक से अगर देखा जाए, ठीक है, ज़्यादा बहुत शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन लेके बताएं, मतलब कि मैं इस टॉपिक्स का नाम लिख रहा है, इस पे आप फोकस कीजिएगा, यू कैन अचीव वेरी गुड नंबर इन बोर्ड एग्जाम।
तो रिप्रोडक्शन में क्या है ना कि जैसे कुछ फिगर वगैरह का सवाल वगैरह आता है, ठीक है, जैसे मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर वगैरह जनरली आता है, ठीक है, आप इसको बना सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल वगैरह में होता है, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा अच्छे से। 2009 में जब हम भी अपना एग्जाम दिए थे 12th का, तो ये सवाल आया था मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और प्लांट्स वगैरह में देखा जाए तो फ्लावर का स्ट्रक्चर आता है, फ्लावर का स्ट्रक्चर वगैरह क्रॉस सेक्शन कैसे फ्लावर में आपने पढ़ा होगा, सेपल, पेटल, एंड्रोसियम, गाइनोसियम यानी स्टामेन, कार्पेल, उसमें अलग अलग जो स्ट्रक्चर वगैरह होता है, ठीक है। एक और आता है स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, जो 7 सेल स्ट्रक्चर होता है, एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर, ठीक है। 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड जो स्ट्रक्चर होता है वो आता है एग्जाम वगैरह में, ठीक है। इसमें 1 या 2 साल मैंने पहले एक सवाल आया था कि कैसे वो बनाना था एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी जो H2L2 मॉडल होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, उस पर भी थोड़ा कमांड आप कीजिएगा, ठीक है। तो क्या है ना कि जैसे क्या आप गेस कर सकते हैं कि मेरे हाथ में जो बुक है वो कौन सी बुक है? क्या आप गेस कर सकते हैं? ठीक है, हम बता देते हैं। बहुत सारे लोग गेस भी कर लिया होगा। ये वही किताब है जो मुझे अभी तक स्टेबल किया है, अब तो समझ गया होंगे शायद। ये मेरी किताब है, जब मैंने 2007 में इसको खरीदी थी। 2007-9 में मैं 11th-12th वही मेरा सेशन था, ठीक है। मैंने एक ही बार दोनों बुक ले ली थी एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी आप पढ़िएगा तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। उसी में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स वगैरह, इसमें जैसे एक्सरसाइज से जब सवाल वगैरह बनाइएगा, ठीक है, तो आपको बहुत आसानी होगी आपको क्वेश्चंस को बनाने वगैरह में, ठीक है। तो ये मैंने अभी जो भी आपको बताया है, ठीक है, जैसे कि एड्स या कैंसर पे आप कमांड रखिए, पॉल्यूशन में, हाँ, उसमें क्या है ना कि इकोसिस्टम में जैसे कुछ और भी टॉपिक है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अभी ग्लोबल वार्मिंग, इसके बारे में तो वैसे भी आपको ग्लोबल वार्मिंग को ग्रीन हाउस कहते हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। या एक और है ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है, तो कैसे होता है ओजोन लेयर में जो छेद है, ठीक है। तो मोर अबाउट आपको कुछ आइडिया हो रहा होगा कि ज़्यादा नहीं, बस इस सब पे इतना कमांड रहेगा तो आप आसानी से थ्योरी में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। हम जब 2009 में जब एग्ज़ाम दिए थे तो उस वक्त हमको याद है शायद मेंस्ट्रुअल साइकिल आया था, ठीक है, ये एड्स वगैरह आया था, और पोल्यूशन में आई थिंक अभी मेरे को तो याद नहीं आ रहा है, शायद एयर पोल्यूशन वगैरह आया था जब हमने एग्ज़ाम दिया था, तो ठीक है। और ये सब कुछ इस तरह का इधर से शायद एम्ब्रियो सैक वगैरह आया था शायद। तो आप भी अच्छा मार्क्स ला सकते हैं अगर इन सब चीज़ों पे अगर आपका कंट्रोल है तो, ठीक है। और भी कुछ टॉपिक्स हैं जिस पे आप अपना थोड़ा कमांड रखिएगा, जैसे कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अगले फरवरी के फर्स्ट वीक से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और अभी तक मतलब उनको ये भी नहीं पता होता है कि क्या पढ़ना है। अभी एडमिट कार्ड हाथ में आता है तो पता चलता है कि जा हमको तो ये पढ़ना होता है। तो ऐसा उनके लिए ये वीडियो मतलब नहीं हो पाएगा। वो ये वीडियो उसके लिए है कि जो 1 साल मेहनत किया है, उसको हर चैप्टर पे एक मोर अबाउट एक कॉन्फिडेंस है, ठीक है। ये है कि वैसे भी जो एक मतलब कि चलिए वीडियो है नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक कहावत है कि जिसके पास अकल होती है वही नकल भी करता है, ठीक है। तो एक कहावत है, हाँ, अब
मतलब कि आपको आइडिया रहेगा तभी ना आप कुछ लिखिएगा चाहे जो भी करिएगा। ऐसा नहीं कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं प्रमोट कर रहे हैं, मतलब कि कुछ भी आपको पता रहना चाहिए। मान लीजिए कि एग्जाम में आपने याद करके गया है आपके पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन याद करे गए हैं और वाटर आ गया है, ठीक है, तो आपको को आइडिया है पहले से, हाँ भाई एयर के बारे में हमको जानते हैं, तो आप आसानी से वाटर के बारे में भी कुछ ना कुछ जरूर लिख दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप नहीं लिखिएगा, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जानकारी है, डाई हाइब्रिड आ गया है, तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नहीं जानते, आप पढ़े हैं, ऐसा नहीं पढ़े हैं, ठीक है। इसमें एक और टॉपिक आता है जेनेटिक्स में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस, ठीक है, तो उसमें भी अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट या कोडोमिनेंस मैंने वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दिया है कि ये जितने भी सवाल जो आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं ये सब बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपको हेल्प करने के लिए। ऐसा नहीं है कि बस इतना में ही देखना है और आ जाएगा वसीम सर बोल दिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कंट्रोवर्सी वाली बात आ जाएगी कि कहाँ आपसे लड़ा, चाहे हम लड़ाने वड़ाने वाला बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई गेस वोस नहीं, ऐसा नहीं गेस है। हमने वीडियो का शुरू में ही बोला आपसे कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाने के लिए, वेदर यू आर द एस्पायरेंट ऑफ बिहार बोर्ड 2022 या आप सीबीएसई जो बोर्ड है उसके 2022 के जो भी आप एस्पायरेंट हो, ठीक है, तो आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगा, ठीक है। अब क्या है ना कि लिखना कैसे है, आप लिखते भी जैसे हम लोग के पास भी है, तो साफ साफ आपको बताते हैं कि मेरे पास भी एक गेस्ट पेपर है, ठीक है। इस पे क्या है ना कि देखिए क्वेश्चंस देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़िए या फिर उसी के आंसर रट लीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन देखिए, जैसे पिछला साल आया है तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है इंस्ट्रक्शंस में कि द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकल, मतलब आप अपने शब्दों में जवाब दीजिए उसको, और कोशिश करना चाहिए कि लैंग्वेज से ज़्यादा अच्छा है कि आप पॉइंट वाइज जो होता है ना उस पर काम करिए। जैसे किसी चीज़ का आंसर दीजिए तो पॉइंट वाइज, जैसे व्हाट आर द कंट्रोल ऑफ एड्स, तो पॉइंट वाइज दीजिए, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट। इससे एग्जामिनर जो आपका कॉपी जो चेक करेंगे, ठीक है, जो भी टीचर आपका कॉपी चेक करेंगे, ठीक है, वो आपको अच्छा नंबर देंगे। इससे दिखने में भी साफ लगता है और समय भी बचता है, तो लैंग्वेज के चक्कर में पड़िएगा तो फंस जाइएगा, इट इज करते रह जाइएगा, ठीक है। और इसमें जैसे ये जो 15 मिनट जो एक्स्ट्रा जो था, ठीक है, उसमें साफ साफ लिखा भी है कि 15 मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा टाइम हैज बीन अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। देख के क्वेश्चन पेपर एकदम घबरा मत जाइए, क्या बात एकदम कांपने लगे, जा पसीना गिरना शुरू हो गया, ऐसा नहीं, एकदम बिंदास रहिए, रिलैक्स होकर एग्जाम देना चाहिए। While answering the question, candidates should adhere to the word limit as far as practical। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, इससे में हमेशा स्टूडेंट गलती करते हैं। इसमें क्या होता है कि कभी कभी सवाल जो है वो आता है 2 नंबर का, अब हम उस पर बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं, अब क्या किए पूरा कॉपी भर दिए। 2 नंबर का सवाल है तो सवाल को 2 नंबर टाइप ही लिखिए, ऐसा नहीं है कि आप 10 गो लाइन लिख दीजिएगा तो आपको 2 से जगह पर 5 नंबर मिल रहा है, ऐसा नहीं है। जितने भी क्वेश्चन है उसका एक लिमिट होता है, ठीक है। 2 नंबर का सवाल है 2 पॉइंट लिखिए, ठीक है, 3 पॉइंट लिख दीजिए। 5 नंबर का सवाल है, ठीक है, 5 पॉइंट लिखे हैं, ठीक है, 6 पॉइंट लिख दीजिए। अब एक और जगह गलती ये होता है हम लोग से, या गलतियाँ स्टूडेंट करते हैं हड़बड़ाहट में, हम लोग भी एग्जाम दिए हैं, ठीक है। होता क्या है कि जब फिगर बनाते हैं तो मान लीजिए कोई फिगर बनाना है, ठीक है, तो फिगर बना दिए, उसको लेबलिंग कर दिए, ठीक है, छोड़ दीजिएगा खाली फिगर और लेबलिंग करके, तो नंबर नहीं मिलता है। नीचे लिखना होता है कि आपने किस चीज़ का फिगर बनाया है। जैसे पिछला साल क्या है ना, सेक्शन दिया है ओवरी का, हो सकता है इस बार टेस्टिस का दे दे, ठीक है। तो जैसे अभी वही जो मेरे पास है, ठीक है, कि सवाल पिछले साल कौन बनाया था, इसमें कुछ दिया है जैसे थ्रू लाइट ऑन क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, जैसे मैंने यहाँ बताया था, इसमें है क्लिनेफेल्टर में। डिस्क्राइब ट्रांसक्रिप्शन इन ब्रीफ में देना है ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ठीक है, तो 2 नंबर का है तो 2 नंबर टाइप का लिखेंगे, सिंपल है। फिर है अमीबियासिस, व्हाट इज अमीबियासिस, तो अमीबियासिस यहाँ मैंने बताया आपसे, अमीबियासिस इस बार पिछला साल पूछा है 2021 में,
हो सकता है मलेरिया एलिफेंटिसिस पूछते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द इल इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल मैंने आपको बताया, हो सकता है सर सिगरेट स्मोकिंग पूछ दे, ठीक है, क्या क्या उसका इफेक्ट है। एक है थ्रू लाइट ऑन जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और आपको मैं आपको बता दूं चीज़ों कि एक और सवाल आता है जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जिसको आरडीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और एक और सवाल है जो है आता है पीसीआर से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, ये आप पढ़े होंगे। और ह्यूमन इंसुलिन वगैरह के बारे में आपको जानकारी होगी। ह्यूमन इंसुलिन इली लिली कंपनी थी अमेरिका वाली, ठीक है, उसने बनाई थी ह्यूमन इंसुलिन। तो ये सब आपको जो बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक है, चैप्टर है, उसमें है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने अभी, और भी आपको देखना पड़ेगा, लेकिन मैंने अपना हिसाब से जो मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ें आप अगर कमांड कीजिएगा तब अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। और भी है जैसे व्हाट इज टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, पिछले साल आया था। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, मैंने अभी बताया आपको, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी मैंने आपसे बताया, ठीक है। और 5 नंबर में देखिए सवाल है डिस्क्राइब फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़िएगा, एम्ब्रियो साइट का स्ट्रक्चर पढ़िएगा। तो डबल फर्टिलाइजेशन एक टॉपिक आता है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन, और डबल फर्टिलाइजेशन केवल फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह में होता है, ठीक है। डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर द पॉपुलेशन कंट्रोल, ये बर्थ कंट्रोल जब आप पढ़िएगा, ठीक है, तो उसमें है कि कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, जिसमें सर्जिकल मेथड आता है, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आते हैं। सर्जिकल मेथड्स में वगैरह में वही वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी आता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह में अनवांटेड 72 या और भी कुछ आई पिल्स वगैरह आते हैं। IUCD आता है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आते हैं, जैसे कॉपर टी है। बैरियर मेथड में आता है, ठीक है, बैरियर मेथड्स। सवाल भी आता है कि बैरियर जो मेथड्स है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से ही बचाता है और साथ साथ कॉन्ट्रासेप्शन भी कराता है, ठीक है। बैरियर मेथड में कॉन्डम वगैरह आते हैं। तो इससे आप, हाँ, ये पीसी कल्चर क्या है, ठीक है, इससे भी आप उसमें देख सकते हैं पीसी कल्चर क्या है, एपी कल्चर क्या है। मछलियों को पालना पीसी कल्चर कहलाता है। जो मधुमक्खियों को पालना एपी कल्चर कहलाता है। जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जूलॉजी वगैरह में आता है, ठीक है। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, एम्ब्रियो साइट का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें डबल फर्टिलाइजेशन वगैरह देख लीजिएगा। तो फिलहाल कॉन्फिडेंस एग्जाम देना चाहिए, ठीक है, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और बहुत पॉजिटिव माइंड से बैठ के एग्जाम देना चाहिए, इससे आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, आपको हेल्प मिलेगा इंशाल्लाह इसमें, अगर आप इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी देन यू हैव, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हो सकता है कि अगर आपके कमेंट्स अच्छे आए या इससे रिलेटेड कुछ और अगर आपके सवाल आए तो हम इस पर एक और वीडियो बना देंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।